हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। तो मैं पिंकी कौशिक आप सबका यहाँ पर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर। तो आज जो हम अपनी क्लास में जो MCQs करेंगे वो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड होंगे। वित्त आयोग के MCQs करेंगे हम, और ये 200 से लेकर 250 MCQs हैं इस बुक में जो हम सभी करेंगे अपने चैनल पर। उम्मीद है कि ये सभी आप सबके लिए बेनिफिशियल होंगे। 3-4 दिन से क्लास नहीं दे पाई, उसके लिए सॉरी। आगे कोशिश करेंगे कि क्लास हमारी कंटिन्यू रहे। हम ज़्यादा MCQs नहीं करेंगे क्लास में हम 30 ही MCQs करेंगे। क्लास हो सका तो दोनों टाइम करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो अब ये क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में वित्त आयोग का जो गठन किया गया है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 265, ठीक है। तो जो ये वित्त आयोग है इसका जो गठन है वो हमारे संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। और जो वित्त आयोग की जो अनुशंसाओं का जो जिक्र किया गया है, जो चर्चा की गई है, वो अनुच्छेद 281 में किया गया है। गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में और वित्त आयोग की अनुशंसाओं की चर्चा की गई है 281 में, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी। केंद्र और राज्यों के बीच जो करों की शुद्ध आय का जो बंटवारा है, जो वितरण है, उसके बारे में बात हो रही, ठीक है। तो ये योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग या फिर केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो जो राज्यों के बीच जो राजस्व करों की जो शुद्ध आय है, जो उसका वितरण है, उसका जो सिद्धांतों का जो निरूपित करेगी जो संस्था है वो कौन सी है, वित्त आयोग, ठीक है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का एक चेयरपर्सन अध्यक्ष होता है और कितने होते हैं, मतलब 7 अन्य अध्यक्ष होते हैं, 5 अन्य अध्यक्ष होते हैं, 4 अन्य अध्यक्ष होते हैं। अन्य इतने सदस्य 4, 5, 7 जो सदस्य हैं अन्य इतने सदस्य जितने समय समय पर राष्ट्रपति निर्णय करें। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो वित्त आयोग है उसके गठन में एक चेयरपर्सन होता है, मतलब अध्यक्ष होता है, और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं अन्य सदस्य, 4, और एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि 4 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन, ठीक है। तो योजना आयोग के आधार पर, लोक लेखा समिति के आधार पर, वित्त आयोग के आधार पर, या राष्ट्रीय विकास परिषद के आधार पर। तो जो राज्यों के मध्य करों का विभाजन होता है वो वित्त आयोग के आधार पर होता है। फाइनेंस कमीशन करता है इसको। सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है। फाइनेंस कमीशन का जो प्राथमिक कर्तव्य है वो क्या है, संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना, संघीय वार्षिक बजट तैयार करना, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना, संघ व राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालय विभागों के लिए निधियों का विनिधान करना। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो वित्त आयोग है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य जो राजस्व कर होते हैं उनके जो वितरण, मतलब जो बंटवारा है, उसके हेतु सिफारिश देता है कि कितना % केंद्र सरकार को जाएगा और कितना राज्य सरकार के पास रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, कि भारत में 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसके,
राज्यों के वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए, केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्र सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, जो भारत में वित्त आयोग की जो नियुक्ति की जाती है प्रति 5 वर्ष बाद, यानी कि हर 5 साल के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, तो बताओ किस लिए की जाती है, क्या काम करते हैं। तो किस लिए की जाती है, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है। मतलब जो राष्ट्रपति है उसको जो विशिष्ट केंद्र राज्य के जो राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव कौन देता है, तो कौन देता है वो, वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग या फिर वित्त आयोग। तो ये काम कौन करता है, वित्त आयोग। राष्ट्रपति को ये सारे सुझाव वित्त आयोग देता है। नेक्स्ट है हमारा, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत, राज्य व केंद्र के बीच करों के बंटवारे, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो वित्त आयोग है वो इन दोनों के बारे में ही राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने का मुख्य कार्य करता है, कि राज्य को दिए जाने वाले जो अनुदान के सिद्धांत हैं उसके बारे में भी संस्तुति भेजता है, और राज्य व केंद्र के बीच करों का जो बंटवारा है उसकी। तो ऑप्शन सी सी हो जाएगा हमारे यहाँ, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक संस्तुति को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। कौन रखवाएगा, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर, भारत का प्रधानमंत्री या संघीय वित्त मंत्री। तो जो वित्त आयोग के द्वारा मतलब जो प्रत्येक संस्तुति को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कौन रखवाएगा, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु एजेंसी है। कौन सी एजेंसी है जो केंद्र और राज्य के बीच के जो वित्तीय विवाद होते हैं उनका निपटारा करती है, वो कौन सी एजेंसी है, सर्वोच्च न्यायालय, न्याय मंत्री, वित्त मंत्री या वित्त आयोग। तो इन दोनों के बीच जो वित्तीय विवाद है उनका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं। संविधान लागू होने के बाद कितने वित्तीय आयोग बन चुके हैं अब तक हमारे, अब तक 10, 8, 9, 12। तो अब तक तो अब हमारा 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 15th है ना। तो इनमें से कोई सा भी वो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब जो हमारा वित्त आयोग चल रहा है वो 15th चल रहा है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। कौन सा कथन सही है वो बताना है हमें भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में, कि वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर्प्रवाह प्रोत्साहित करता है, वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है, वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई सा काम भी वित्त आयोग नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग का या के कार्य पूछेंगे, वित्त आयोग के कौन सा कार्य है या कौन से कार्य हैं। भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बांटना, सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना, संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं इसकी देखरेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना। तो कौन से कथन सही हैं, कौन से वो काम हैं जो ये वित्त आयोग करता है। तो देखो, वित्त आयोग मतलब प्राप्त करों को राज्यों में बांटना, ये तो करता है।
और सहायता अनुदान के लिए राज्य के आवेदनों पर विचार भी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। जो 2 नंबर और 3 नंबर जो कार्य दिए गए हैं वो वित्त आयोग के कार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी, क्षितिज चंद्र नियोगी। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। कौन थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष? केसी नियोगी। पूरा नाम क्या था इनका? क्षितिज चंद्र नियोगी। ठीक है, नेक्स्ट है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? A.M. खुसरो, केसी पंत, मोंटेक सिंह या सी रंगराजन? तो कौन थे? सी रंगराजन। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? जो 14 नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? अब तो 15 चल रहा है, तो जो ये YV रेड्डी हैं ये 14 नंबर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक 14वें वित्त आयोग की सिफारिश नहीं है? ये बताना है कि जो 14वां वित्त आयोग बना था उसकी इनमें से कौन सी एक सिफारिश नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन देखते हैं हम इसके, केंद्रीय विभाजन पूल है क्या? मूल है ये, लग तो पूल ही रहा है। केंद्रीय विभाजन पूल में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% हो गया। सेकंड दे रखा है कि राजस्व घाटे को वर्ष 2019-20 तक पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य है। सी दिया गया है कि वित्त आयोग ने वित्तीय समेकन संबंधी सुझाव प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। डी है कि वित्त आयोग ने प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को समाप्त करने के लिए FRBN कानून में संशोधन का सुझाव दिया है। तो ये जो 14th वित्त आयोग था इसकी ये सिफारिश नहीं थी। कौन सी? सी नंबर वाली, ऑप्शन सी सही है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है, 14वें वित्त आयोग ने राज्यों को कर प्राप्तियों के वितरण के लिए निम्न प्राचलों जो पैरामीटर्स हैं को भिन्न भिन्न महत्व दिए थे। क्या थे वो? आय अंतर, जनसंख्या या जनसांख्यिकीय परिवर्तन या क्षेत्रफल? तो महत्व तो ये सारे ही दे, सभी ऑप्शन में सारे दे रखे हैं। अच्छा, तो पहले आय अंतरण, सेकंड नंबर पे जनसंख्या, और फिर फोर्थ वाला दे रखे था क्षेत्रफल, और थर्ड नंबर पे जनसांख्यिकीय परिवर्तन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? जो राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो कौन से में दिया? अनुच्छेद 243 आई, 243 जी, 243 एफ, 243 एच। तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है इसका उल्लेख? अनुच्छेद 243 आई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह एक औपचारिक संस्था, अनौपचारिक संस्था है, यह एक संवैधानिक संस्था है, यह एक प्रशासनिक संस्था है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? संवैधानिक। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? नहीं वाला बताना है। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, सार्वजनिक राजस्व, वित्तीय प्रशासन, व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। तो जो लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है और इसके अंतर्गत क्या आते हैं? व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के पद का सृजन किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो ये भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं ये क्या हैं?
कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कैग बोलते हैं। ठीक है, CAG, C फॉर कंट्रोलर, A फॉर ऑडिटर, G फॉर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कैग मतलब जो ये है, कैग के जो पद का सृजन किया गया है किसके द्वारा? संसदीय अधिनियम के द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कैग के पद का सृजन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? संविधान के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149। तो जो कैग की नियुक्ति की जाती है वो अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना है? कैग की नियुक्ति का कार्यकाल 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? तो कितना है? 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत किया गया था? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को, भारत के कानून मंत्री को, या भारत के राष्ट्रपति को? तो फर्स्ट टाइम किसे किया गया था प्रतिवेदनों को, मतलब किसके सामने प्रस्तुत किया गया था? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो बी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है ये। तो उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, तो ये बात सही है। जो कैग के पद पर जो कैग का जो पद संभालते हैं वो मतलब सेवानिवृत्ति के पश्चात अन्य सरकारी सेवा के लिए योग्य नहीं होते, यानी कि अयोग्य हो जाते हैं और दूसरे पद पर कार्य नहीं कर सकते। डी है, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, यानी कि पद से हटा सकते हैं। तो कुछ हद तक तो ये भी सही है कि जो कैग है उसको राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है, बट संसद के सदनों की जो मतलब वो सिफारिश करते हैं ना, उसके आधार पर, जैसे कि मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है ना, उसी आधार पर कैग को हटाया जाता है। तो देखा जाए तो इनमें ऑप्शन डी सही नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की अध्यक्षों में उपस्थित रहता है? तो कौन रहता है? भारत के महान्यायवादी, भारत के महाधिवक्ता, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो संसद की लोक लेखा समिति की जो बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो ये कैग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। अपने पद से उसे किसके द्वारा हटाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, या राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अब देखो ना, तो अकेला राष्ट्रपति हटाता है इसको, सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं, राष्ट्रपति संस्तुति भी नहीं। ठीक है, तो जो कैग है, ये देखो, ये जो हमने कैग का PDF किया था उसमें यही प्रावधान दिया गया है, जो कैग को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के तरीके के समान है। मतलब कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रक्रिया दर्ज की गई है उसी प्रक्रिया के अनुसार कैग को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर
करने की शक्ति निहित होती है। किसमें होती है? वित्त मंत्री में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत के मुख्य न्यायाधीश में। तो वही ये जो छुट्टी मंजूर नामंजूर करने की जो शक्ति होती है वो किसमें होती है? राष्ट्रपति में। भी राष्ट्रपति है वो कैग की छुट्टी मंजूर या नामंजूर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की जो अंतिम जिम्मेदारी है वो किसकी है? भारत के राष्ट्रपति की, सर्वोच्च न्यायालय की, संसद की या राष्ट्रीय विकास परिषद की? तो किसकी है वो जिम्मेदारी? मतलब जो कैग ने की जो टीका टिप्पणी है, मतलब जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है, उस कार्यवाही की जो अंतिम जिम्मेदारी है किसकी है? वो संसद की। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में किसके समान? तो लोकसभा के अध्यक्ष के समान, भारत का महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। तो जो कैग को जो हटाने की जो प्रक्रिया है वो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश को हटाने के लिए जो संविधान में प्रावधान किया गया है, सेम उसी तरीके से भारत के कैग को हटाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये तो सही है। उसे भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की बाती पद से हटाया जाता है, ये भी सही है। कैग का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर आगे और बने रहने के लिए पात्र होता है, तो ये सही बात नहीं है। कैग का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ये बात सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ। ठीक है। अब आप देखिए, मतलब जो 15वां वित्त आयोग है उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं NK सिंह, जो पूर्व सांसद और भारत सरकार के पूर्व सचिव थे। ठीक है। और सदस्य हैं श्री अजय नारायण झा, सेकंड है डॉक्टर अनूप सिंह और थर्ड है डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, फोर्थ हैं डॉक्टर रमेश चंद्र और इसके सचिव दिखाए गए हैं श्री अरविंद मेहता। ठीक है। और ये पूरी की पूरी जो 15 वित्त आयोग हैं उनकी सूची दी गई है। ठीक है। तो पहले कौन थे हमारे? KC नियोगी, क्षितिज चंद्र नियोगी जो 52 से 57 तक थे। सेकंड है कस्तूरी रंगा संथानम 1957 से 62 तक। थर्ड थे AK चंदा 1962 से 66 तक। 4 नंबर के थे, फोर्थ नंबर के जो पाकला वेंकटरमन राव राजामन्नर 1966 से 1969 तक। फोर्थ नंबर के, फिफ्थ नंबर के हैं महावीर त्यागी 1969 से 1974 तक। छठे नंबर के हैं ब्रह्मानंद रेड्डी 1974 से 1979 तक। सातवें नंबर के हैं JM सेल्ट 1979 से 1984 तक। और 8वें नंबर के हैं YV चौहान 1984 से 1989 तक। 9वें नंबर के हैं NKP साल्वे 1989 से 1995 तक। 10वें नंबर के हैं कृष्ण चंद्र पंत। कौन है 10वें नंबर के? कृष्ण चंद्र पंत 1995 से 2000 तक। 11वें नंबर के डॉक्टर अली मोहम्मद खुसरो 2000 से 2005 तक। और 12वें नंबर के जिसको C रंगराजन बोला है, चक्रवर्ती रंगराजन। ठीक है, 2005 से 2010 तक। 13वें नंबर के विजय एल केलकर 2010 से 2015। 14वें नंबर के डॉक्टर यागा वेणुगोपाल रेड्डी जिसको YV रेड्डी बोला है ना, तो पूरा नाम क्या होगा? डॉक्टर यागा वेणुगोपाल रेड्डी 2015 से 2020। ठीक है। और 15वें हैं जो अब चल रहे हैं NK सिंह जो 2020 से 2025 तक। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ आज गवर्नेंस को लेकर, गवर्नेंस का जो टॉपिक है उनमें से कुछ MCQs। इसके नेक्स्ट MCQs हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप कि आप सबके लिए बेनिफिशियल हों, आप सबको समझ आए हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।